चलो देखो, आज जो पैसिव वॉइस पढ़ना था पढ़ लिया था। आज नया टॉपिक है, इसके बाद जो वॉइस के बाद पढ़ेंगे नरेशन ही पढ़ लेते हैं। चलिए, कंसील मतलब होता है छुपाना, जिसको आप क्या कहोगे, हाइड। किसी चीज़ को, किसी सीक्रेट को छुपाने के लिए क्या लगाते हो, कंसील करते हो। कंसील होता है, कंसील का सच होगा हाइड करना, किसी चीज़ को छिपाना। कंसीड एक होता है, कंसीड मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना। इसको क्या कहोगे, एडमिट टू बी ट्रू, मतलब किसी कोई सत्य चीज़ है उसको क्या करना, सत्य मान लेना कि हाँ सही है, सच है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। क्या लगाओगे, कंसीड कहोगे। क्लियर है कि हाँ ये सच है। कॉन्करिंग का मतलब होता है सहमत होना, किसी चीज़ से अग्री होना, उसको क्या कहोगे, कंकरिंग। कंकरिंग मतलब क्या होगा, सहमत होना, अग्री होना, टू अग्री विद समवन होता है ना, कि कंकरिंग का मतलब क्या समझ, किसी के साथ सहमत होना कि हाँ मैं आपके साथ सहमत हूँ, जो आप कहें सही है, उसको आप क्या कहोगे, कंकरिंग कहोगे। एक वर्ड है कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है संवेदना व्यक्त करना। संवेदना मतलब सिंपैथी, माने उसके दर्द को अपना दर्द समझना। समझ पा रही है, भाईचारा जिसको कहते हैं। सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु रिसेंटली डाइड, जिसका मतलब रिसेंटली मतलब हाल ही में किसी का डेथ हुआ है, उसकी संवेदना को व्यक्त करने के लिए, उसकी हमदर्दी को दिखाने के लिए, उस फैमिली के लिए आप उसको क्या कहोगे, कॉन्डोलेंस कहोगे। कॉन्डोलेंस का मतलब क्या समझोगे, संवेदना व्यक्त करना, किसी चीज़ के लिए रहम दिखाना, सिंपैथी दिखाना, ठीक है ना। एक और है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है टकराव, फाइट या आर्गूमेंट। फाइट मतलब होता है झगड़ा, देखो कई जगह पे होता है छोटा मोटा विवाद, उसको आर्गूमेंट भी कहोगे। आर्गूमेंट मतलब होता है सिर्फ ज़बान से बोला बोली बहस करना। फाइट मतलब होता है बस हाथ पैर चला के लड़ाई झगड़ा कर लेना। एक और है कन्फ्रंटेशन, जिसको सामने आमना सामना टकरार हो जाता है कि जो वो बोल रहा है वही है, तुम भी बोल रहे हो, मार रहा है तो तुम मार रहे, इसको आप क्या कहोगे, कन्फ्रंटेशन, टकराव इसको कहते हैं। क्लियर है। एक और वर्ड है जिसका नाम है कंसेक्रेट। कंसेक्रेट का मतलब होता है पवित्र बनाना, किस चीज़ को पाक साफ बनाना। कई जगह पे लोग नापाक होते हैं तो अपने आप को कंसेक्रेट करते हैं। कंसेक्रेट का मतलब क्या समझोगे, पवित्र बनाना। देखो ये सब वोकैब बहुत अच्छा, अगर रिमेंबर याद करोगे पूरा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा है। किसी को पता होता नहीं है, मुझे उम्मीद है इसलिए लिखवा देते हैं। पवित्र घोषित करना है या किसी को मतलब ये सफाई देना कि आप पाक साफ हो, उसको क्या कहोगे, कंसेक्रेट कहोगे। ठीक है ना। कंसेक्रेट का मतलब होता है मेक और डिक्लेयर सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब क्या समझोगे, प्योर, जिसको आप क्या कहोगे, पायस। प्योर, पायस या सैक्रेड कह सकते हो, इसका साइनोनिम्स है पायस, या फिर क्या कह सकते हो आप प्योर, जिसको आप चास्ट कह रहे थे, याद है आपको। और सैक्रेड का मतलब भी क्या समझोगे, पवित्र, जिसको पाक साफ कहते हैं। एक वर्ड है जिसका नाम है कॉन्स्पिक्यूटी। कॉन्स्पिक्यूटी मतलब होता है प्रत्यक्ष होना, किसी के सामने एकदम क्लियर होना कि मैं कैसा हूँ, क्या है, जश्री देना। किसी को मतलब होता ना अंधेरे में ना रखना, पूरा क्लियर कर देना, उसको क्या कहो, प्रत्यक्ष होना। इसको क्या कहोगे, कॉन्स्पिक्यूटी, क्लियरिटी। एक और वर्ड है जिसका नाम है कॉन्स्पायरेटर। कॉन्स्पायरेटर का मतलब षड्यंत्रकारी, वैसा इंसान जो मतलब कुछ ना कुछ इलीगल काम करता हो। याद है आपको, इलीगल मतलब गैर कानूनी, और वो पहले से प्लान बना रखा हो। वन हु प्लान्स समथिंग इलीगल, जो पहले से इलीगल काम करने का प्लान बनाते हो, उस पर्सन को आप क्या कर दोगे, षड्यंत्रकारी कहोगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्पायरेटर कहते हैं। ठीक है ना। कॉन्स्पायरेटर का मतलब समझ में आया, षड्यंत्रकारी जो गलत काम करने के लिए पहले से क्या करता हो, प्लान बनाता हो। देखो एक वर्ड है जिसका नाम है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना। विचार करने का मतलब क्या समझे, अपना मत रखना। थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ के बारे में लंबे समय तक सोचने के लिए आप क्या कहोगे, विचार करना। उस पर सहमति बनाने के लिए क्या कहोगे, कंटेम्पलेट कहोगे। कई जगह पे देखोगे डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचते हो, सोचते कि नहीं सोचते। जैसे आपके घर में कहीं आपका रिश्ता आ गया तो बहुत बार सोचोगे कि ठीक है कि नहीं है, तो कंटेम्पलेट करते हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, बार बार फोटो देखोगे, हो सकता है तो वीडियो कॉल करोगे, होता है कि नहीं होता। इसको क्या कहोगे, कंटेम्पलेट कहोगे, कि विचार कर रहे, देख रहे ठीक ठाक है कि नहीं है, बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उसको क्या हो, कंटेम्पलेट, विचार करना। थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब एक वर्ड है जो दो वर्ड है, शायद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आप क्लियर हो जाएगा। देखो दो वर्ड मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, पायस और सैक्रेड को हटाकर यहाँ पे दो वर्ड लिख रहा हूँ, जगह है। देखिए एक वर्ड है जिसका नाम है कॉन्वेलसेक। क्या कहोगे इसको, कॉन्वेलेस, इसको पढ़ेंगे कॉन्वेलेस।
कॉन्वेलेस का मतलब स्वास्थ्य लाभ करना। इसका मतलब अगर आप कभी बीमार पड़ गए तो अपने हेल्थ को फिर से रिगेन करते कि नहीं करते, अपने बॉडी को फिट करने के लिए उसको क्या कहोगे, कॉन्वेलेस कहेंगे। क्लियर है। कहीं डॉक्टर आपको कहता है कॉन्वेलेस कीजिए, इसका मतलब बीमार पड़ गया है तो स्वास्थ्य को मतलब लाभ करना सिखाई। स्वास्थ्य मतलब रीगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद आप अपने आप को हेल्दी बनाने के सिस्टम को कहते हैं कॉन्वेलेस कहते हैं। क्लियर है। एक वर्ड और है जिसका नाम है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब होता है हैविंग नॉलेज ऑफ, किसी चीज़ का ज्ञान होना, किसी चीज़ का इल्म होना, ज्ञान होना, या फिर क्या कहोगे, इल्म होना किसी चीज़ के बारे में, तो उसको क्या कहोगे, कन्वर्जेंट। इसको क्या कहेंगे, हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग या अबाउट समथिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है। पहले बताओ कंसील का मतलब क्या होता है, हाथ छुपाना। कंसीड का मतलब क्या होता है, स्वीकार कर लेना। कंक्रिंग का मतलब क्या होगा, सहमत होना। कंडोलेंस का मतलब होता है संवेदना व्यक्त करना। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होगा, टकराव। कंसेक्रेट का मतलब क्या होता है, हाँ बहुत बार आप नापाक होते तो पाक अपने आप को करते हो, इसको क्या कहते हैं, कंसेक्रेट करते हैं। ओवोल्यूशन, ओवोल्यूशन मतलब समझोगे वुजू करना, अपने आप को मतलब पानी से पाक करना। कॉन्स्पिक्यूटी, कॉन्स्पिक्यूटी मतलब होता है प्रत्यक्ष होना, क्लियरिटी होना। कॉन्स्पायरेटर, षड्यंत्रकारी, वन हु प्लान्स समथिंग इलीगल। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब विचार करना। थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में एकदम पर्टिकुलर सोचना फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय। कन्वलेस्क, कन्वलेस्क का मतलब बताओ, कन्वलेस मतलब स्वास्थ्य लाभ गेन करना, फिर से मतलब बीमार हो गए फिर से उस बॉडी को रीगेन करना जैसे थे बिल्कुल, उसको क्या कहो, कन्वलेस कहेंगे। एक और है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है हैविंग नॉलेज ऑफ, किसी के बारे में ज्ञान होना, या फिर क्या करोगे आप, इल्म होना। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गया। अब हेडिंग डालिए आप। अभी देखो वॉइस में था, लेकिन आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं उतना छोड़ दे रहा हूँ, वरना ज़्यादा भी मतलब खाली वॉइस से पढ़ाते रहेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। उतना आपके लिए सफिशिएंट है, उतना ही एग्ज़ाम में पूछता और ज़्यादा पूछता नहीं। आप हेडिंग डालिए नरेशन टॉपिक फटाफट, और टाइप 2 लिखवाए थे, उसके बाद टाइप 3 फ्री वाला नहीं लिखवाए थे, लिखवाए थे नहीं ना लिखवाए थे, चलो तो आप टाइप 3 भी कर ही लेंगे। पहले हेडिंग डालिए नरेशन, हेडिंग डालिए नरेशन। हेडिंग डालिए नरेशन। नरेशन लिखकर आप 2 मिनट कलम रोक दीजिए और समझिए। पहले नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन का सीधा सीधा आप साइनोनिम्स लेते हो, समझ जाना, कहानी या स्टेटमेंट इसी को कहते हैं। नरेशन मतलब समझना, स्टेटमेंट, कथन, कहानी, या एक बात का दूसरे मतलब एक पर्सन की कही हुई बातें दूसरे तक पहुंचाना भी समझोगे सीधा सीधा कथन ही होता है, कहानी होता है कि उसने कहा क्या, स्टेटमेंट का क्या। ये कहीं कहीं सीधा सीधा अगर लेते हो तो चुगली चाय वाला भी काम इसमें देखने को मिलता है। उसने जो कहा दूसरे या थर्ड पर्सन से आप जाके कहोगे तो ये क्या है, नरेशन का ही काम। और इससे ही सीखेंगे हम लोग कि कैसे अपनी उसकी बातें यानी सेकंड पर्सन की बातें थर्ड पर्सन से कैसे शेयर करते हैं, फर्स्ट पर्सन की बातें सेकंड पर्सन से कैसे शेयर करते हैं, वो सब बातें इसी में होगा। कथन या कहानी या फिर सीधे सीधे इसकी बातें आप लिख सकते हैं, चुगली चाय वाला काम इसमें होता है। समझ पा रही बारे होता है ना, इसका बात उससे शेयर करना और लगा के लगाने वाला काम इसी में होता है। क्लियर है। अब देखो नरेशन कितने टाइप का होगा तो बस समझ जाना, 2 टाइप का होगा। एक होगा डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होगा इनडायरेक्ट नरेशन। बोलो नरेशन कितना टाइप का, 2 तरह का, एक होगा डायरेक्ट, दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट। नरेशन को ही आप स्पीच के नाम से जानते हो तो दूसरा आप इसको ऐसा भी कह सकते हो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच का मतलब होता है समझोगे क्या, भाषण। तो कथन का मतलब समझोगे इसका दूसरा नाम ले तो भाषण ही हो सकता है। भाषण मतलब कहीं भी बातें, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अच्छा, नरेशन को दूसरे टॉपिक से नाम हो गए स्पीच। तो स्पीच का मतलब समझोगे, जैसे नरेशन लिख रहे हैं डायरेक्ट नरेशन तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। समझ रहे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। जैसे मालूम चला कोई आपको कहा, जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। अब ये बातें मैंने कहा है तो आप क्या कहोगे, सर सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर। अच्छा चलो ऐसा कर लेता हूँ, आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, ये मैंने कहा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, मैं डॉक्टर हूँ। अब यही बातें अगर किसी और से तुम जाके पहले शेयर करोगे तो क्या करोगे,
मैं डॉक्टर हूँ, क्या ऐसा कहोगे सीधा सीधा? तो ये क्या समझेगा अगला पर्सन कि तुम डॉक्टर हो? सुनने वाला तो ये समझेगा ना। लेकिन मैंने कहा है मैं डॉक्टर हूँ, तो ये जो मेरी बातें हैं सेकंड पर्सन, जो मालूम चला थर्ड पर्सन से जब शेयर करने जाओगे तो कैसे कहोगे? सर ने कहा है कि वह डॉक्टर है, यही ना कहोगे? समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्या ये कह सकते हो कि सर ने कहा मैं डॉक्टर हूँ, तो मतलब क्लियर नहीं हो पाया? जो सर ने कहा वो आपने कहा ही नहीं, आपने उल्टा कह दिया। इसी में आता है नरेशन। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब देखो, मैं डॉक्टर हूँ ये कहा किसने है? मैंने कहा है। अब तुम जाओगे अपने दोस्त के पास और कहोगे तो क्या कहोगे? सर ने कहा है कि वह डॉक्टर, ये ना कहोगे? ये तो नहीं कि सर ने कहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, तब तो समझेगा सर ने कहा अच्छा तुम डॉक्टर, ये कहना चाह रहे हो आप। तो यही बातें उलझे नहीं, इसमें हम लोग किस में पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। देखो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, सबसे पहले स्टेप ध्यान रखना है। एक होता है कॉमा, आपने पढ़ा होगा ऐसा, समझ पा रहे? और एक होता है इन्वर्टेड। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्ट मतलब क्या समझोगे? पलट देना। तो इन्वर्ट का मतलब होता है पलट देना। और एक कॉमास का मतलब क्या समझोगे? एक से ज़्यादा। देखो कॉमा का मतलब क्या होता है? सिंगल। और कॉमास का मतलब क्या समझोगे? एक से ज़्यादा। इन्वर्ट मतलब क्या होगा? उल्टा। तो अगर मैं कहूँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, तो इन्वर्टेड तो ऐसे लिखोगे उलट कर, और एक से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। ये बातें ध्यान रखना है। मैं लिखा हूँ कॉमा, आई इसको क्या लिख दिया? इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। देखो ये ओपन है, ये क्लोज है। जब मैं ऐसा करके ऐसा लिखूंगा, ऐसा करके ऐसा लिखूंगा, तो समझ जाना ओपन है। इसका मतलब यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जो कहा गया है, और जहाँ करके ऐसा कर दिया तो समझ जाना बंद है वहाँ से। ये कहा हुआ स्टेटमेंट जो भी आएगा बीच में आएगा। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर है? बोलो कॉमा समझ में आ गया होगा। इन्वर्टेड कॉमास कैसा होता है समझ में आ गया। और देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के जो कहा हुआ बीच में कथन होगा वही समझ जाना डायरेक्ट स्पीच का खेला है। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन उसको कहोगे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमेशा आएगा। ये कभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को तोड़कर नहीं लिखा जा सकता। क्यों? जो वक्ता कहता है, स्पीकर का, तो इसके स्टेटमेंट को हम लोग रखते हैं कि उसने ये कहा, यही बात है। समझ पा रहे कि उसको मिक्सिंग नहीं करते। अगर घर तोड़ दोगे तो फिर मिक्सिंग वाला काम आता है। फिर से समझो, डायरेक्ट नरेशन उसको कहेंगे जो वक्ता के यानी स्पीकर जो भी बोलता है उसके स्टेटमेंट को आप किस में रखोगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? समझ जाना क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच पकड़ो कैसे? समझ जाना जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का है स्टेटमेंट, समझ जाना वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच होगा। अब देखो मैं कहता हूँ ही सेज टू मी, कह देता हूँ ही सेज टू मी, ही सेज टू मी लिख देता हूँ। चलो अच्छे से लिख लो, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी। ठीक है? वह मुझसे कहता है। कहने वाला कौन है? वह मुझसे कहता है। क्या कहता है? आई एम ए डॉक्टर। अच्छा ये आई किसके लिए आया है? ही के लिए आया है कि मी के लिए आया है? पहले ये समझो। तो समझोगे कैसे? देखो ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, क्या करता है मुझसे? आई एम ए डॉक्टर। तो आई आया किसके लिए है? तो ही कहा है, ये स्टेटमेंट कहा ही ने। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? देखो ये बातें नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगा आगे चल के। पहले बताओ ये आई एम डॉक्टर कहा किसने है? ही ने कहा है। कैसे पकड़ोगे? पहले यहाँ पे हिंदी लिखो, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। क्या कहता है? आई एम डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो समझ जाना किसने कहा स्टेटमेंट? ही ने कहा। क्लियर? अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा समझ में आ गया, ये सब समझ में, इसको हटा देता हूँ। इन्वर्टेड समझ में आ गया होगा, ये सब हटा देता हूँ। अब आओ जो काम का है उसको रखेंगे। पहले बताइए नरेशन बताओ कितने टाइप का? 2 टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बताओ डायरेक्ट नरेशन किसको कहोगे? समझ जाना कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमेशा जो स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा हमेशा उसको क्या कहोगे? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। देखो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज कर देते, वो तो बात की बात है। लेकिन जब वक्ता के कथन, वक्ता मतलब स्पीकर जो है उसके कथन को हूबहू लिख देते हैं। जैसे कहा है, इसने क्या कहा है? आई एम ए डॉक्टर, तो इसने लिख दिया, उसको घेरा लगा दिया कि भाई इसने ये कहा, लिख दिया। जब वक्ता के कथन को हूबहू लिख देते हैं तो समझ जाना क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच, है ना? क्लियर है? एकदम सेम टू सेम, है ना? जब लिख देंगे तो समझ जाना कौन सा होगा? डायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट में क्या होगा? उसकी वक्ता को जो कथन होगा, वक्ता मतलब क्या समझोगे? जो स्पीकर है उसके कथन को हूबहू नहीं लिखकर अपने हिसाब से लिखते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो उसको क्या कहोगे? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जब भी होगा तो कॉमा इन्वर्टेड नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का कभी यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट स्टेटमेंट चलाना अपने अकॉर्डिंग। अब कैसे चलोगे उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको मैं फॉलो करवाऊंगा। फिलहाल बताओ सेज को सीधा सीधा समझोगे, सेज टू में छोड़ भी सकते, नहीं भी छोड़ सकते हो तो आगे चल के बताएंगे कि सेज टू को आप किस में बदल दो? टेल्स में बदल दो। मी का यहाँ पे मी लगा दो। देखो यहाँ पे कौन सा
देखो सेंटेंस पढ़ाए थे, 5 तरह का सेंटेंस होता था। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या था? इंट्रोगेटिव। तीसरा इम्पेरेटिव। चौथा क्या था? ऑप्टेटिव। और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। याद है ना पांचों टाइप का? ये बताइए, ये है एक्सक्लेमेट, ये कौन सा सेंटेंस है? जब भी सब्जेक्ट से शुरुआत होगा ना, सब्जेक्ट से जब शुरुआत होगा समझ जाना वो कौन सा होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, या आप उसको कह सकते हो इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस का नाम दे सकते हो। तीनों एक ही है। जब भी सब्जेक्ट से शुरुआत होगा तो समझ जाना ये असर्टिव सेंटेंस है। और जब भी असर्टिव सेंटेंस का कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आप हटाओगे तो हमेशा दैट लगाओगे। क्यों? एक स्टेटमेंट आने वाला, और दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमेशा कंजंक्शन दैट का यूज़ करोगे और किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो आई है, जब भी आप बताएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, देखो घर टूट गया, अब घर एक होने वाला है तो रूल रेगुलेशन होगा कि किसका कौन सा कमरा मिलेगा। तो आगे चल के आपको बताएंगे कि बहुत सारे रूल रेगुलेशन है नहीं, बस 3 स्टेप में पार हो जाएगा। ये 3 स्टेप मतलब समझ रहे हो? SON सन का एक नियम है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। बस कुछ नहीं करना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला स्टेटमेंट के अंदर जो भी मिलेगा फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना। I1 का मतलब यहाँ पे समझना फर्स्ट पर्सन समझना, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। एस मतलब क्या समझना है? सब्जेक्ट समझना, ठीक है ना। यानी आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास जब हटाने लगोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने लगोगे तो ध्यान देना दैट के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद जब भी फर्स्ट पर्सन का केस मिलेगा, किस में? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो उसको चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है? इस स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा एक बात बताओ, चलो इसके बाद को समझ जाते हैं। फिर ओ मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझेंगे, ओ मतलब ऑब्जेक्ट समझोगे, और डू का मतलब क्या समझोगे? सेकंड पर्सन। यानी सेकंड पर्सन अगर यहाँ मिलेगा, इसका नाम अभी बताएंगे क्या इसको कहलाते हैं। फिलहाल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर सेकंड पर्सन मिलेगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना। यानी जब ऑब्जेक्ट यू वाला केस मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर यहाँ पे 3 का मतलब क्या समझोगे? थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन आएगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? तो कहोगे इन मतलब नो चेंज। कभी भी थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। आपको बताया था कि देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। और थर्ड पर्सन आई और वी और यू को छोड़ाकर सब थर्ड पर्सन। मैं कहूँ योर फादर, समझ जाना थर्ड पर्सन। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जब भी आपको थर्ड पर्सन मिलेगा तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलना है? नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं। क्लियर है? अब देखो इसको चेंज करोगे तो आई कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिख देंगे। यहाँ पे आई को कैसे ही में चेंज किए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ही हो गया। और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे, ही आई के अकॉर्डिंग एम था तो ही के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? इज लिखोगे। उसके बाद अडॉप्टर का फिर सीधा सीधा क्या लिखोगे? अडॉप्टर। बातें समझें? ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ही टेल्स मी दैट ही इज़ अ डॉक्टर। वह मुझसे कहता है कि वह डॉक्टर है। सीधा सीधा उसी के कथन को जो कहा मैंने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। अब देखो धीरे धीरे समझेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास तो समझ गए। अब देखो एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अभी कुछ लिखना नहीं, पहले समझना है। एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, एक होगा रिपोर्टेड स्पीच। RS मतलब क्या समझोगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहोगे। RV मतलब समझोगे रिपोर्टिंग वर्ब समझेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब समझेंगे। बस ये 2 चीज़ पहले समझना। क्लियर है? देखो एक बार में तुरंत याद आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, सुनो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले कथन को, स्टेटमेंट को आप क्या कहते हो? रिपोर्टेड स्पीच कहते हो। क्लियर हुआ? और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एक बार में तुरंत देखोगे, फोकस करो, समझ में आ जाओ, तुरंत याद आ जाएगा। देखिए रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले कथन को, स्टेटमेंट को, सेंटेंस को आप क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं? फिर से चलो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बोलो याद आ गया? फिर से याद आया? रिपोर्टेड स्पीच किसको कहोगे? यहाँ चलो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले स्टेटमेंट मतलब कथन या सेंटेंस जो बोलना है इसको कहो, उसको क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आएगा? इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? RS। दूसरा क्या चलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहोगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस। देखो ये भी तो एक सेंटेंस है, उसके अंदर जो वर्ब होता है उसको क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। देखो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? पक्का? अब चलो पहले इतनी बातें लिख लेते हैं, फिर आएंगे ये सब बातें पढ़ाने पे। नहीं तो फिर पढ़ाते रह जाएंगे तो फिर लिखाएंगे क्या? लिखो पहले नरेशन स्पीच। नरेशन बराबर समझना, स्पीच कथन है, भाषण है या कहानी कह सकते हो, या उसको चुगली गाते, इसके बाद दूसरे तक पहुंचाना। हेडिंग डालिए।
नरेशन कथन, और इसका 2 ड्राइंग बनाइए। एक डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन लिख सकते हो, दूसरा लिखोगे इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट नरेशन। देखो आज 2-3 क्लास अगर नरेशन का बेसिक छूट गया फिर बाउंस करेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, देख लेना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसलिए अगर 2-3 क्लास पे फोकस कर दिया बस आज कल परसों वाला, तो फिर आप मज़े में जिएंगे, और नहीं तो फिर सर खुजलाते पार होगा कैसे कैसे बता रहे। ठीक है, और हर कदम को फूक फूक कर मतलब चलना है, कहीं गलती ना हो जाए, और वो हम आपके साथ हैं। बस बोर्ड पे ध्यान देना, कोई कमज़ोर होता है नहीं, फोकस करने पे सब ठीक हो जाता। अपने थिंकिंग का ये सब है, बस सोचोगे जैसा वैसे हो जाओगे। चलो कॉपी करो, लिख लिए नरेशन, ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट की तरफ जब लिखिए, डायरेक्ट की तरफ लिखिए। आज का क्लास बर्दाश्त करके रह लो, 2-3 क्लास। अगर रिकॉर्डेड क्लास देखता तो ठीक है, नहीं तो फिर बर्दाश्त करके रह जाइए। लिखिए डायरेक्ट स्पीच में एक तरफ लिखिए, डायरेक्ट स्पीच की तरफ लिखना। जब वक्ता के कथन को, वक्ता के ब्रैकेट में आप लिखोगे स्पीकर, जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता के कथन को, कथन मतलब स्टेटमेंट, सेंटेंस जिसको कहते हैं। जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता के कथन को हूबहू, जब वक्ता के कथन को हूबहू, सेम टू सेम जिसको कह सकते हो, सेम टू सेम, जब वक्ता के कथन को हूबहू सेम टू सेम लिख देते हैं, लिख देते हैं। जब जब वक्ता के कथन को सेम टू सेम हूबहू, हाँ सेम टू सेम मतलब हूबहू, हाँ हूबहू कैसे लिखा है रे गधा, तुम लोग को तो एग्जाम है। हूबहू, चलो हूबहू सेम टू सेम, इंग्लिश में लिखेंगे सेम टू सेम। ऐसा लग रहा नर्सरी का बच्चा का सब। गौर से सुनो, जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता के कथन को हूबहू यानी सेम टू सेम लिख देते हैं, लिख देते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। जब वक्ता के कथन को हूबहू लिख देते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। हो गया? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। लिख लिए? फिर से समझो, तुरंत सब कुछ यही याद आना चाहिए। बोलो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं? जब वक्ता के कथन हो, वक्ता मतलब स्पीकर के कथन को, जो उसने कहा हूबहू लिख देते, उसमें कोई भी परिवर्तन चेंजेस नहीं करते हैं, तो उसको आप सीधा सीधा क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। बोलो समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिखिए, ही सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर। एरो वेरो मत लगाना फिलहाल, मैं समझाऊंगा जब मतलब चेंजेस करने लगे तब। फिलहाल ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लिख लेना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम अ डॉक्टर। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए एग्जाम्पल को। चलिए डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन समझ में आ गया? किसको कहोगे? याद आ गया? जब वक्ता के कथन को, वक्ता मतलब जो भी स्पीकर जो कह रहा हो उसकी बातों को हूबहू कह दो, कोई भी चेंजेस मत करो, उसका स्टेटमेंट हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना। समझ पा रहे नहीं पा रहे? उसको क्या कहोगे? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। याद रखना, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का सबसे बड़ा पहचान है कि वक्ता के स्टेटमेंट को, कथन को हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे, नहीं तो फिर मीनिंग गड़बड़ा जाएगा। समझ पा रहे नहीं पा रहे? उसने क्या कहा है? तो आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर। उसने क्या कहा? ही ने कहा। समझ? किससे कहा? मुझसे कहा। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल लिख लिया, आप लिखो इनडायरेक्ट की तरफ।
लिखो, जब वक्ता के कथन को इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन की तरफ लिखना। जब वक्ता के कथन को हूबहू ना लिखकर, जब वक्ता के कथन को हूबहू ना लिखकर, जब वक्ता के कथन को हूबहू ना लिखकर अपने शब्दों में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, जो भी बोल रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज़रूरी है। जब वक्ता के कथन को, वक्ता मतलब जो भी स्पीकर बोल रहा, जब वक्ता के कथन को हूबहू ना लिखकर अपने शब्दों में लिखते हैं, अपने अनुसार लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अपने अकॉर्डिंग जो लिखोगे। जब वक्ता के कथन को हूबहू ना लिखकर अपने शब्दों में लिखते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बोलो, याद आ गया? पहला क्या बताए थे? डायरेक्ट में जब वक्ता के कथन को हूबहू लिख देते हैं, जैसे उसने कहा वैसे ही समझ जाना क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट क्या कहोगे? जब वक्ता का कथन को हूबहू ना लिखकर अपने शब्दों में लिखते हैं, तो उसको क्या कहोगे? इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? चलिए हेडिंग डालिए, रिपोर्टेड स्पीच लिख के डैश दीजिए। रिपोर्टेड स्पीच लिख कर डैश दीजिए। आज का क्लास छूटे नहीं तो फिर ये सब बाउंस करेगा। रिपोर्टेड, ये सब पूरे नरेशन में जब कोई भी नरेशन पढ़ेंगे तब ये सब आएगा। पांचों सेंटेंस, पांचों टाइप का सेंटेंस जो है आपका, उस सब में आएगा। रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब सब आएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हेडिंग डालिए, रिपोर्टेड स्पीच लिखिए। ये तो दम तुरंत याद आ जाएगा जी। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? बोलो, क्या लिखोगे रिपोर्टेड स्पीच में? रिपोर्टेड स्पीच बराबर लिखो, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज लिखो। रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले कथन या स्टेटमेंट, जिसको कर सकते हो आप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले कथन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले कथन, जिसको स्टेटमेंट कहते हो या सेंटेंस कह सकते हो, वाक्य। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हो गया? इसे शॉर्ट में, शॉर्ट मतलब संक्षिप्त रूप में, इसे शॉर्ट में, इसे छोटे रूप में लिख रहे, इसे शॉर्ट में, शॉर्ट मतलब छोटे रूप में आरएस लिखते हैं। संक्षिप्त रूप बताओ किसका होगा? रिपोर्टेड स्पीच का आरएस। ठीक है? क्लियर हुआ? रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? आरएस। बोलो, याद आ गया? रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस को या कथन को क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब लिख के डैश दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब लिख के डैश दीजिए। लिखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस के अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस के अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। हो गया?
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब एक ड्राइंग बनाओ, इसमें ड्राइंग ऐसे बनाना, लिखना रिपोर्टिंग वर्ब, इसको लिखोगे रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब देखो दिखा दो, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरवी कहते हैं। उसमें लिख सकते हैं इसका संक्षिप्त रूप आरवी होता है। इसको रिपोर्टेड स्पीच कहोगे, रिपोर्टेड स्पीच। ड्राइंग में लिख लेना रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में आप क्या लिखोगे? आरएस। क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, ये ड्राइंग बना लीजिए ऐसे ही। हो गया? बोलिए। अब देखिए ड्राइंग देखते ही समझा दोगे मुझे? पक्का? एक देंगे तो बता दोगे कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है? चलिए, ही पहले हल्के ले लो। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। चलिए, ये क्या है? ये क्या है बता दीजिए मुझे। ये आप लिख सकते हो, ड्राइंग खुद से बना सकते हो, सब कुछ जल्दी से बना लीजिए। ये पूरा क्या हो जाएगा? देखो रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, इसको क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? आरबी, और ये क्या कहोगे? आरएस। शॉर्ट में लिख लो। क्लियर हुआ? चलिए एक और वर्ड लिखिए, सुनिए। द वर्ब ऑफ, हेडिंग डालो, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हेडिंग डालिए, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये हेडिंग डालिए, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्ट। बहुत हल्का है, एक स्टेटमेंट में पार है, ठीक है? द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? लिखिए। देखो पहले याद करने का सबसे सस्ता बात, देखो नाम ही है रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड, यानी रिपोर्टेड स्पीच का ही वर्ब है ना। तो आप क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है उसी को द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बोले कि स्टेटमेंट क्लियर है? द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच किसको कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है उसे ही द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। याद आ गया? द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच किसको कहोगे? यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। ऐसे भी याद आ जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। तो समझ जाना, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है उस वर्ब को क्या कहोगे? द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, है ना। द वर्ब विच इज़ फाउंड विद इन रिपोर्टेड स्पीच, दैट वर्ब इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए लिख लो हेडिंग में द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, लिख के डैश दीजिए। लिखिए रिपोर्टेड स्पीच, पहले इसको हेडिंग डालिए, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। लिख लिए? लिखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है। अच्छा, इसको सबको इंग्लिश में लिखाना ज़रूरी तो नहीं, समझ में आ गया होगा पूरा? चलिए ठीक है, लिखो रिपोर्टेड, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है उस वर्ब को द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उस वर्ब को द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उस वर्ब को द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखो द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गया? क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होगा उसे ही द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। याद आ गया? अब खुद बताइए, एक मैं नंबर 1 इनको मान लेता हूँ और नंबर 2 इनको मान लेता हूँ, बताइए दोनों में द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे है? क्या ये सब छोड़ दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच बताओ ये है कि नहीं है पूरा? बोलेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यही तो वर्ब है,
इसी को क्या कहेंगे, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बताइए यू आर अ गुड बॉय, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसी के अंदर ये वर्ब है, इसी को क्या कहेंगे, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ड्राइंग में ही ये इनको अलग से एरो लगा के बना दीजिए। बोलो समझ में आ गया? नहीं तो अलग से एक बना दीजिए, ये फिर से लिख लीजिए और दोनों को अलग से डिनोट कर दीजिए कि ये है द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। खत्म। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आज आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तक कोई डाउट है आपको? बोलो, ड्राइंग देखते ही बता दोगे कौन रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है, कौन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर? पक्का? चलिए एक दे रहा हूँ, बना के दिखाओ। तीसरा मैं लिख रहा हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, I am good, I am good, says he। चलिए ऐसा करके दे रहा है, बताइए कौन है रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। ऐसे घुमा के देगा, पहचानिए, घबराने की बात नहीं। समझो कि सेज ही का मतलब ही सेज लिखा हुआ, बताओ यही रिपोर्टिंग वर्ब है। बातें समझ आया? तो आप इनको शॉर्ट में क्या लिखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कहोगे, आरवी। यही देखोगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास कहीं भी मिल जाए, उसके अंदर का स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, आरएस। आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। अभी बताए थे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब पाया जाता है उस वर्ब को ही आप क्या बोलोगे, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बोलिए समझ में आ गया? द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस लिख सकते हैं। बोलिए ड्राइंग से क्लियर है? इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। अब हेडिंग डालिए स्टेप नंबर 1। यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होगी और मेन कहानी यही है। जो बच्चा यहाँ ध्यान देगा, पहला स्टेटमेंट 1, स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 3, 4 तक जाते जाते ध्यान दे दिया, भले ही 5वां स्टेप पे ध्यान नहीं देगा, ऑटोमेटिक सब समझ में आने लगे। लेकिन 3 स्टेप अगर ध्यान नहीं दिया, 3-4 स्टेप वाइज चलते हैं, अगर नहीं स्टेप ध्यान दिया तो ख़त्म कहानी पूरा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस बात का ध्यान रखना। और आज कल और परसों का क्लास छूट गया तो समझो गया, यही 3 स्टेप 3 दिन में पढ़ना है। क्लियर है? हो सकता है 4-5 में एंट्री कर दें अगर फास्ट क्लास रहा, लेकिन कोशिश करना है कि बस 1-2 क्लास कम से कम होना चाहिए, उस पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो कॉपी किए हैं, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? चलिए स्टेप नंबर 1 लिखे। ये सबको हटा देता हूँ पूरा। चलिए लिखो स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 के नीचे से लिखेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय देखो पांचों सेंटेंस का जो टाइप था सबका नरेशन सीखेंगे, लेकिन स्टेप नंबर 3 तक क्लियर रहेगा तो समझ में आएगा। ठीक है ना? स्टेप नंबर 1 के नीचे क्या लिख रहे हैं वो हेडिंग डालना। स्टेप नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हो गया? कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है लिखेगा पहला स्टेप नंबर 1, यानी ए नंबर लिखोगे, ए बी सी ऐसा करके लिखवाएंगे। ठीक है? लिखो ए में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ए नंबर में लिखिए। ठीक है? जब रिपोर्टिंग वर्ब, पहला ए नंबर में, जब रिपोर्टिंग वर्ब, देखो आपको समझ में आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, देख के बता दोगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, तब
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, है ना, क्या बताएं हैं इसका नाम? हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ हो गया? अच्छा, कन्फ्यूज़न कभी कभी होता है, रिपोर्टिंग बोले कि रिपोर्टेड। खुद बताओ पहले कौन सा टेंस पड़ता है? कंटिन्यूस टेंस। तो समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ब ये है। रिपोर्टिंग समझ में आ गया? आईएनजी किस में लगता है? कंटिन्यूस टेंस में। तो रिपोर्ट कंटिन्यूस टेंस पहले पढ़ते हैं, तब ना परफेक्ट वाला पे जाते हैं। तो समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ब का आएगा पहले आएगा, तो समझ जाना ये वाला है रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया कि नहीं आया? इसको रिपोर्टिंग दो बार नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? ईडी वाला केस लगता है, थर्ड फॉर्म वर्ब में आता है ना। तो इसको याद रखना है, रिपोर्टेड वाला केस याद है ना। क्या लगाओगे? रिपोर्टेड स्पीच करेंगे। आज के बाद तो भूलोगे नहीं। समझ में आया? रिपोर्टिंग पहले और रिपोर्टेड बाद में। और कैसे पकड़ोगे? तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला कथन क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाले कथन के अंदर जो वर्ब होता है उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? तो आपने क्या लिखाया? सुनो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी तब्दीली नहीं आती। ठीक है? क्लियर? कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? पहला स्टेप समझ में आ गया। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा स्टेप लिखो। दूसरा स्टेप, जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव या इनको इंफॉर्मेटिव असर्टिव, डिक्लेरेटिव या इंफॉर्मेटिव। देखो लिखा हुआ है सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव, डिक्लेरेटिव या इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, तीनों एक ही है, बोलने के स्टाइल अलग अलग। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे कैसे पर्सन एक ही होता है, नाम 3-4 रख देते हैं, होता है कि नहीं होता? वही बात यहाँ भी। ठीक है? असर्टिव, डिक्लेरेटिव या इंफॉर्मेटिव सेंटेंस आते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले आते हैं, सेंटेंस आते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? चलिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस आते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। दोनों बातें क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्या लिखे हैं बताओ? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा कभी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा स्टेप क्या बताएं? असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? दैट का यूज़ करोगे, कंजंक्शन दैट का लगाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो।
अब आइए लिखे तीसरा स्टेप, यानी सी में लिखे, ठीक है ना। जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आता है, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आता है, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आता है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। हो गया। अगर उसी में लिखना, अगर हो गया, लिख लिए। अगर उसी में लिखना रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है, अगर 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 रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन इज चेंज, है ना। सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बदलते हैं। अगर थर्ड पर्सन आए, अगर थर्ड पर्सन आए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर थर्ड पर्सन आए तो उसमें कोई भी परिवर्तन, चेंजेस, तब्दीली नहीं आती। है ना। इसी नियम को और उसी के पास में जहाँ पे लिख रहे हो ये ड्राइंग बनाइए। इसी नियम को SON सन 1 2 3 का नियम कहते हैं। इसी नियम को ऐसा ड्राइंग बनाओ, SON 1 2 3 का नियम कहते हैं। SON सन 1 2 3 सन का नियम कहते हैं। जहाँ 1 बराबर फर्स्ट पर्सन, जहाँ 1 बराबर फर्स्ट पर्सन, 2 बराबर सेकंड पर्सन, 2 बराबर सेकंड पर्सन, 3 बराबर थर्ड पर्सन, 3 बराबर थर्ड पर्सन, S बराबर सब्जेक्ट, S बराबर सब्जेक्ट, O बराबर ऑब्जेक्ट, O बराबर ऑब्जेक्ट, N बराबर नो चेंज। चलिए ये जल्दी से कॉपी कीजिए। जहाँ S1 बराबर फर्स्ट पर्सन, 2 बराबर सेकंड पर्सन, 3 बराबर थर्ड पर्सन, S बराबर सब्जेक्ट, O बराबर ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज। हो गया। बन गया, लिख लिए। देखो इसी को हम लोग लिख सकते थे, इसी को कहते हैं SON सन। सन मतलब अगर कभी भी फर्स्ट पर्सन आपको मिलेगा हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, सेकंड पर्सन मिलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
थर्ड पर्सन मिलेगा तो नो चेंज। अभी प्रैक्टिकली समझाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे उम्मीद ये बातें जितनी बताई गई समझ में आ गया। कोई दिक्कत अभी किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इसी में डी नंबर में लिखो, डी नंबर में लिखो, हो गया। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब लिखो, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से सेज, रिपोर्टिंग वर्ब से सेज, रिपोर्टिंग वर्ब से सेज विल से टू लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब से सेज विल से टू रहे तो टेल, टेल्स, विल टेल में बदल देते हैं। देखो से है तो टेल में, सेज है तो टेल्स में, विल से है तो विल टेल में बदला, से टू रहेगा तब। क्लियर है? इसको चाहेंगे तो ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, ये भी ऑफर है आपके लिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इनको इस पर ना लिख कर जैसे है ना वैसे ही छोड़ सकते हो, से को से में छोड़ सकते हो, सेस को सेस्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बदल देना ज़्यादा बेहतर अच्छा माना जाता है। क्लियर हुआ? बोलो डी नंबर तक क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। अब देखो प्रैक्टिकल पे आते हैं, सीधा सीधा मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ। देखो मैं इसी को मान लेता हूँ, ये जो है ना ये क्वेश्चन आपका है, इसी को मैं मान लेता हूँ कि क्या है, इसको ये डायरेक्ट है कि नहीं है। डायरेक्ट का मतलब भी बताए थे, कैसे पकड़ोगे डायरेक्ट नरेशन, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, है ना। अच्छा पहले छोटा ले लेते हैं, बाद में बड़ा ले लेंगे, है ना। और डॉक्टर ही तक लिख लेते हैं, वरना कन्फ्यूज़न होगा बहुत तुम्हें, इसलिए बेहतर है बस इतनी तक लिखिए। चलिए देखो डायरेक्ट है, आप इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हो। डायरेक्ट से क्या बनाने जा रहे हो? इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हो, तो आपको बहुत हल्का पड़ेगा। कुछ नहीं, बताओ ही का आपको ही लिखना, जैसे ही है ही लिखा। सेज टू के बदले अभी बताए हैं, जहाँ सेज टू लिखा रहेगा वहाँ आपको किस में बदल देना है? टेल्स में बदलना। मी है तो मी लिखेंगे। बोलो इतना चलना आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? पक्का ना। ही है तो ही लिख दिया, सेज टू के बदले टेल्स लगा दिया, मी का मी लिख दिया। क्लियर? कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले बताए हैं, देखो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स हटेगा तो वहाँ दैट लगा देना कंजंक्शन, क्योंकि दो स्टेटमेंट, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सेंटेंस कंजंक्शन क्या आता? दैट आता। और देखो आप जैसे ही घर टूटा दैट आ गया तो रूल रेगुलेशन फॉलो होने लगेगा। कैसे? याद करो, फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सेकंड पर्सन मिलेगा तो ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो मालूम होगा। आई भी रहेगा तो फर्स्ट पर्सन, है ना, आई भी रहे तो फर्स्ट पर्सन, यू रहे तो सेकंड पर्सन, इनके अलावा सब से थर्ड पर्सन। बोलो समझ में आ गया? बोलो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो इसको चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए, तब्दील करने के लिए कहाँ जाएंगे? सब्जेक्ट ही के पास। तो आई को बताओ किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ही के अकॉर्डिंग। तो आई का ही कैसे बदला? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब अभी बताए थे कि प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा तो कभी भी चेंज टेंस नहीं होगा, चेंज ऑफ पर्सन हमेशा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ आई है तो एम आया था, तो ही है तो इज आएगा। बोलो ही के साथ तो एम नहीं लगा सकते, ग्रामर को भी तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बातें ही है तो इसको क्या लगाओगे? एज। उसके बाद अ डॉक्टर है तो अ डॉक्टर लिखेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन और डॉक्टर होता है, सीधे सीधा डॉक्टर। बोलो बनाने आए कि ना आए? एक और छोटा सा देंगे आपके लिए, आप मुझे बना के दिखाइएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहीं पे लिख लेता हूँ छोटा सा। एक क्वेश्चन है, ही लिखते हैं सेज, ही सेज टू हर, ही सेज टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज। ठीक है, मैं लिखता हूँ, चलो यू ले लेता हूँ, यू आर वाइज, यू आर वाइज। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, आपको बनाना है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बहुत इजी है। क्या लिखोगे बताओ? ही सेज टू हर यू आर वाइज। जो लोग नहीं बना पाएंगे कोई बात नहीं, एकदम हर कदम फूक फूक कर रखना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ही का बताओ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हो, क्या ही का ही लिखोगे उसमें कोई चेंजेस आएगा? बोलोगे नहीं। सेज टू के बदले बताए हैं कि सेज टू को सेज टू में छोड़ भी सकते हो, बेहतर है सेज टू को विल टेल में बदल देना। किसमें? विल टेल नहीं होगा, यहाँ पे तो सेज है तो टेल्स में बदलेगा ना। यहाँ पे क्या लगाओगे? ही टेल्स, उसके बाद क्या लगाओगे? हर हो जाएगा।
ही टेल्स हर हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। अभी बताएं, है ना। बताओ सेकंड पर्सन है, कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। बताओ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो देखो यू सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हर का सब्जेक्ट बनाओ तो क्या बनेगा, शी बनेगा। अब देखो यू को शी में कैसे बदल दिए, समझ में आया। देखो जो इसका जो फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू अकॉर्डिंग टू होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन बताओ यू सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, शी होगा कि नहीं होगा। आपने पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा है ना, याद है ना। आई का माई वाला केस याद है, आई का मी ऑब्जेक्ट फॉर्म, है ना। बताओ शी का हर होगा, ही का हिम होगा, दे का देम होगा, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। चलिए वी का अस होगा। चलिए उसी तरह बताओ यू सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा, जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, हर के पास, चेंज तो होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हर ये तो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है तो ये सब्जेक्ट ही तो लेगा ना। बातें समझ पा रही नहीं पा रहे, तो हर का सब्जेक्ट शी लिखेंगे। यू के अकॉर्डिंग देखो रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन तो होगा। कैसे चेंज ऑफ पर्सन हो रहा है, समझ में आ रहा है, एसो एन सन। अब यहाँ पे बताइए आर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो शी, यू के अकॉर्डिंग आर था तो शी के अकॉर्डिंग इज ही लगाओगे। समझ पा रही है, चेंज टेंस नहीं हुआ लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो लगाओगे ना, सिंगुलर सिंगुलर। तो यहाँ पे वाइज का बताओ क्या लगाओगे, वाइज लिखोगे और ये बन गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। एक क्वेश्चन दे बनेगा, लिखिए। माई ब्रदर सेज टू मी, माई ब्रदर सेज टू मी, माई ब्रदर सेज टू मी आई लव यू। शर्माने की क्या बात है। माई ब्रदर सेज टू मी, मेरा भाई मुझसे कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, माई ब्रदर सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लिखना वहाँ पे। माई ब्रदर सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई लव यू बनाइए। तो पता नहीं आई लव यू सुनते ही सब चार्ज हो जाते हैं, अरे वाह आई लव यू बोल दिए। अरे कौन सा नया बात है, अच्छे लोगों से करो बस। हो गया, बन जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, आप प्रैक्टिकल सीधा सीधा चलेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, माई ब्रदर सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई लव यू। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, क्या माई ब्रदर कोई सी चीज़ में चेंज होगा, बोलो कुछ नहीं। माई ब्रदर का बताओ, माई ब्रदर लिखोगे, सेज टू के बदले क्या लगाओगे, टेल्स मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। इतना तो चलने आ गया है कि नहीं आ गया, बताओ। मेन कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है, ये घर तोड़ने से होता है। घर अगर टूटा कहानी बदल गया, वहाँ कहाँ जाएंगे, सन के नियम पे। रिपोर्टिंग वर्ब किस में, प्रेजेंट फ्यूचर में, टेंस चेंज नहीं होगा, यानी टेंस वैसे ही रहेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा, लेकिन बताओ पर्सन तो चेंज करोगे हर स्टेप पे। बोला अभी बताए हैं फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। माई ब्रदर का प्रोनाउन फॉर्म बताओ, तो यहाँ पे ही होगा कि नहीं होगा, माई ब्रदर नहीं होगा, यहाँ पे प्रोनाउन फॉर्म निकालो, ये तो नॉन है ब्रदर। समझ पा रहे नहीं पा रहे, माई ब्रदर थर्ड पर्सन होगा कि नहीं होगा, और इसका प्रोनाउन फॉर्म बताओ ही होगा क्योंकि मेल होगा, तो भाई फीमेल हो ही नहीं सकता भाई। समझ पा रहे नहीं पा रहे, तो थर्ड पर्सन में ही होगा मेल के लिए। यहाँ पे आई बताओ किसके पास भागेगा, माई ब्रदर के पास, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाता है, तो ये प्रोनाउन फॉर्म क्या देगा, ही देगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, आई के बदले आपने ही कैसे लिख दिया, क्लियर है। माई ब्रदर उठा के मत डाल देना, नॉन का रिपीटेशन नहीं होता, यहाँ नॉन ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नॉन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन आया है, इसलिए माई ब्रदर के बदले क्या लिखोगे, ही लिखोगे। याद करो आई पुलर फॉर्म वर्ब लेता है, लेकिन ही क्या लेता है, सिंगुलर फॉर्म वर्ब। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताए हैं पुलर फॉर्म वर्ब, सिंगुलर फॉर्म वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाओगे, लव का बनाना पड़ेगा लव्स, लेकिन यू का यू नहीं छोड़ सकते। अभी भी बताओ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ मी के अकॉर्डिंग बताओ मी लिखना पड़ेगा। मी समझ रहे ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यू को मी में कैसे बदलें, समझ में आ गया, बोलो चलने आ रहा है, बना दोगे ना। चलो फिर से देख लेता हूँ, ये नंबर 2 क्वेश्चन आपके लिए, सब प्रैक्टिस का खेला। कोई इंसान इस दुनिया में कुछ भी सीख के नहीं आता, हमेशा अपने मेहनत से सीखता है, याद रखना। फोकस करोगे पक्का सीखो। दोस्ती यारी में अगर रह गए हुआ में तो रह जाओगे सही। दुनिया को कोई भी अगर पहले से नरेशन सीखा हुआ है, समझ रहे,
आज तुम सीख रहे हो तो आप उसके धीरे धीरे बराबर हो रहे हो। बातें समझ पा रहे, उसका प्राउड सीधे सीधा आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखना, तुम अब तक ध्यान नहीं दिए थे इसलिए नहीं समझ में आया। आज बताओ ध्यान दिए तो समझ में आया। भूलोगे कभी, जाना 2-3 बार रिपीट कर लेना बस। अगर कभी भूल जाते हो तो फिर से लिख रहा हूँ, माई फादर, क्वेश्चन लिखो, माई फादर, फिर लिखता हूँ सेज टू हर, लिख देता हूँ वहाँ पर, माई फादर सेज टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, ठीक है ना। लिखता हूँ यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली। यू आर गोइंग टू दिल्ली, क्या बन जाएगा पक्का। चलिए माई फादर का बताओ, माई फादर लिखेंगे, सेज टू को सेज टू में छोड़ सकते हो, नहीं तो टेल्स में भी बदल सकते हो, टेल्स हर हो जाएगा, ठीक है। सेज टू के बदले आप टेल्स हर लिख सकते हो, क्लियर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले डैड दे देना। यहाँ तक तो लगभग सही करोगे, कितना भी भोंदू रहेगा इतना तो फिर ठीक ठाक कर ही लेगा रे, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करना। मेन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो कुछ नहीं करना। देखो गौर से देखो, सेकंड पर्सन मिले, ऑब्जेक्ट के पास भागो, क्या हर है कि नहीं है। यू बताइए सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है तो उसका सब्जेक्ट फॉर्म निकालेंगे, तो हर का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, शी होगा। बोलो समझ में आ गया। यू के अकॉर्डिंग आर था, रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, कोई भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन तो होगा एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ गया है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर है, लेकिन यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हर का सब्जेक्ट सी लिखना पड़ेगा। समझ में आया। शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग आर था, तो शी के अकॉर्डिंग इज होगा। और गोइंग टू दिल्ली यहाँ पे हू बहू लिख देना, कोई चेंजेस नहीं करना। बोलो समझ में आ गया था। कितना हल्का है, थोड़ा बड़ा किया जाए। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, और तीसरा क्वेश्चन मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी में जोड़ लेता हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी में जोड़ रहा हूँ। चलिए आप बनाइएगा, ये तीसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा। देखो लिखा हुआ है, लिखो, लिखिए, ही सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर बट यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर। चलिए बस हो गया, बड़ा कर दिए। पहले से आधा बना हुआ था, थोड़ा सा और बढ़ा दिया उसमें, आप लोग को भी बढ़ा देना है, आधा तो बना हुआ था, बना के दिखाइए। पहले एकदम हल्का हल्का दे रहा हूँ ताकि आपका बेस बन जाए, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगने लगे कि मैं कामयाब हो रहा हूँ धीरे धीरे। ये जहाँ फीलिंग आने लगा आप ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। दम हल्का है बाबू, कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पर्सन मिले एकदम ब्रेक लगा लेना, समझ लेना, फिर आगे बढ़ना। क्लियर। चलिए इतना टाइम दे दिया हूँ, बन गया होगा अब तक। बोलो बाबू बना। चलिए देख लेता हूँ, ही का ही लिखे होंगे, सेज के बदले क्या लगाएंगे, टेल्स मी लिखे होंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट। कितना वो भोंदू होगा, इतना तक तो ठीक किया होगा। बोलिए क्लियर। बताओ आई है फर्स्ट पर्सन, कहाँ भागेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या ही है तो ही लिखेंगे। समझ में आया। देखो आई को ही में कैसे बदल दिया, समझ में आया। बोलो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई के बदले ही लिखेंगे। आई के अकॉर्डिंग एम था तो ही के अकॉर्डिंग इस होगा। और डॉक्टर लिखेंगे, पर्सन पे खाली ध्यान देना बस, डॉक्टर का डॉक्टर, कोई चेंज नहीं। बट का बताओ, बट वैसे ही रहेगा। सेकंड पर्सन कहाँ भागेगा, ऑब्जेक्ट के पास, मी। देखो तुम भी एरो बनाने लगो, जैसे जैसे बना रहे, कहाँ कहाँ भगा रहे, इसको दिखा रहे हैं ना कहाँ। तो यू के अकॉर्डिंग कहाँ, मी। यहाँ पे यू कैसा काम कर रहा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी का सब्जेक्ट ढूंढो, आई होगा। यू को आई में कैसे चेंज किया, समझ में आया। हाँ, यू के अकॉर्डिंग आर था तो आई के अकॉर्डिंग एम होगा, एंड इंजीनियर लिखोगे। बोलो बाबू समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत, बन गया। एक और थोड़ा सा बढ़ाया जाए लेवल, हाँ चलो लिखो, माई फादर, अच्छा माई ब्रदर लिखो, माई ब्रदर सेज टू मी
माई ब्रदर सेज टू मी, बना बनाया चीज़ पे ये खिलवाएंगे ताकि आपका सिर्फ क्या बन जाए, बेस और थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए। माई ब्रदर सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आई लव यू एंड यू लव मी। बस आधा बना हुआ है, आधा में दिमाग लगा लेना। लिखा हुआ नहीं है आई लव यू एंड यू लव मी। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दिया, समझो एकदम पार है गंगा। बनाइए। चलिए पहले देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखो गौर से देखो, मैं नहीं जानता हूँ कुछ, तो इतना तो जान गया कि माई ब्रदर का माई ब्रदर यहाँ पे चालू होगा। सेज टू के बदले अगर चाहो तो सेज टू छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको बेहतर होगा किस में चेंज कर देना, टेल्स मी। होगा कि नहीं होगा, टेल में बदल दिया, मी हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले बताए हैं दैट लगा दिया। बोलो आई बताइए फर्स्ट पर्सन है, कहाँ भागेगा, सब्जेक्ट के पास। क्या माई ब्रदर का ही निकलेगा यहाँ पे, तो ही हो जाएगा। आई के अकॉर्डिंग लव था तो ही सिंगुलर लेगा वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, एस ई एस लगा हुआ, तो लव्स हो जाएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी है, तो यहाँ पे यू को मी में कैसे बदलोगे, समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का। अब देखिए एंड है तो एंड लिख लेना है। बताओ सेकंड पर्सन है, फिर कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास ये खुद पहुँचेगा, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा फिर से। लेकिन अब क्या है, ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है ना। देखो एंड के बाद क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा ना, तो सब्जेक्ट बताओ मी का सब्जेक्ट आई होगा कि नहीं होगा, बोलो समझ में आ रहा है? हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ लव का क्या लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लव का लव लिखेंगे। मी बताओ फर्स्ट पर्सन का केस है, माई ब्रदर का प्रोनाउन फॉर्म ही होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ही का क्या बनाएंगे, ही होगा। और ये बन गया, क्या बनाए थे ऐसे ही, हैं? ये वाला ध्यान दे दिया तो समझेंगे हम, एकदम क्लियर है तुम्हारा। पांचवा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा लगेगा, लेकिन बस ई पार कर दिया तो सब पार है। बस करो, कम ऑन। माई फादर सेज टू मी, बहुत अच्छा, गुड। ये वाला बना दीजिए। माई फादर सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यू आर माई फ्रेंड एंड आई एम योर फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरे पिता मुझसे कहते हैं, ये मतलब हो गया। बनाइए जल्दी से, बनेगा? क्लियर? बनाओ जल्दी, देखता हूँ, 1 मिनट टाइम ले लो, बनाओ। आज का क्लास मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। कोई दिक्कत? बना लिए हैं? हाँ क्या बनेगा बताओ? माई फादर का बताओ, माई फादर लिखोगे, सेज के बदले आप यहाँ पे टेल्स लगाएंगे, कोई दिक्कत? मी का बताओ, यहाँ पे मी लगाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगाओगे। क्या इतना तक चलने आया? बताइए यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन किसका है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा, तो मी का यहाँ पे सब्जेक्ट यू के बदले आई आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टेड मतलब कोई भी टेंस में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन में जैसे चेंज हो रहा वैसे होगा। यू के अकॉर्डिंग आर आया था, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? फिर देखो कदम फूक फूक कर रखो, माई आ गया, बताइए किस चीज़ का केस है, फर्स्ट पर्सन का केस है। अरे आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, बताओ फर्स्ट पर्सन गया, जैसे ही फर्स्ट पर्सन मिला कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट के पास, तो यहाँ माई फादर बैठे हुए हैं
और माई फादर का मतलब प्रोनाउन फॉर्म बताओ, प्रोनाउन फॉर्म ही होगा, और ही का एडजेक्टिव फॉर्म तो हीज होगा, तो यहाँ माई का हीज बदलेगा। देखो कैसे घूम रहा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी को अब तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर माई को हीज में कैसे बदलेंगे, ये बता दीजिए। यहाँ देखो उठो, फर्स्ट पर्सन का केस है आई, आई का मी ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माइन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो माई सेल्फ होता है। ऐसा समझा कि नहीं समझा? यहीं पे देखो उसी तरह माई फर्स्ट पर्सन मिला, कहाँ भागेंगे? सब्जेक्ट के पास, तो यहाँ माई से माई मत टकरा देना, फिर माई उतार देना। कई लोग हैं क्या माई माई टकरा गया, माई आ गया और क्या आंसर? प्लस प्लस नहीं करना, एकदम पूरा स्टेटमेंट उठाना। माई फादर, माई फादर मतलब मेरे पिता। बताओ कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मेल में क्या जाएगा? ही। प्रोनाउन फॉर्म निकालना, तो प्रोनाउन फॉर्म जैसे निकाला ही, तो ही के अकॉर्डिंग बताओ क्या लगाएंगे? हिज आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? माई का हिज कैसे बदला, समझ आया कि झटका लग गया? झटका लगेगा नहीं तो फिर बताओ फ्रेंड का फ्रेंड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो माई, फिर से देखो, अरे माई का हिज में कैसे बदले, फिर भी चेहरा देखकर। यहाँ पे माई कहाँ जाएगा? फर्स्ट पर्सन है ना, कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? माई फादर है। माई फादर का प्रोनाउन फॉर्म क्या निकलेगा? ही ना लिखेंगे माई फादर के बदले, तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव आई का माई होता है, तो ही का हिज होगा ना, इसीलिए हिज लिखे यहाँ। बोलो समझ में आया? फ्रेंड का फ्रेंड। बताओ एंड का एंड लिखोगे कि नहीं लिखोगे? फिर कदम थूक कर रखो, यहाँ पे बताओ आई, फिर मुलाकात हो रहा, पर्सन फर्स्ट है, कहाँ भागेंगे? सब्जेक्ट के पास। माई फादर कहाँ भागेंगे? ही के पास, तो ही लिखेंगे आई के बदले। बताओ समझ में आ रहा है? कदम फूक फूक कर रखो, नहीं तो गलत हो जाएगा। बोलो आई के अकॉर्डिंग एम था, तो ही के अकॉर्डिंग इज ना लगाएंगे। फिर बताओ एक कदम और बढ़ोगे तो सेकंड पर्सन वाला योर मिल गया, कहाँ भागेंगे? ऑब्जेक्ट के पास, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला किस ना, यू का योर, तो मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होगा, यहाँ पे योर के बदले माई लगाएंगे, उसके बाद फ्रेंड लिखेंगे। बोलो रे समझ में आ रहा है? एक कदम फूक फूक कर रखना है हर कदम, नहीं तो फिर मुलाकात किसी और से हो जाएगा। अगर चाह रहे हो मंजिल मिल जाए, कदम फूक फूक कर रखो। समझ में आ रहा है? बोलो एक बार टाइम फिर से दे रहे हैं लंबा वाला, और थोड़ा लंबा किया जाए। हाँ टाइम हो गया, अच्छा ठीक है, यही क्लास कल चलेगा। क्या बताओ समझ में आ रहा है? पहला क्लास नरेशन का एकदम समझ में दिमाग में छप जाना चाहिए, और टेंस एकदम रिवीजन करके आना, पूरा 12 टेंस क्लियर है। मॉडल को रिपीट कर लेना एक बार, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? हाँ, नहीं तो फिर बाउंस करेगा। ठीक है।